अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही अहम जो है वो मौजू पे आपसे बात करनी है। आज मैं हॉस्पिटल की अपनी ओपीडी में बैठा हुआ था तो मेरे पास मेरे हॉस्पिटल का एक एम्प्लॉय है, वो आया तो उसने मुझे बहुत परेशान था और वो आगे कहता कि सर मेरे हाथ में ना प्रिक हो गया है, यानी कि मुझे सुई जो है वो किसी मरीज़ की वो मुझे चुभ गई है या इस्तेमाल शुजा जो सरिंज है वो मेरे लग गई है, तो मुझे फ़ौरी तौर पे क्या करना चाहिए। तो परेशानी भी उसकी वजह है क्योंकि हस्पताल में जो काम करने वाले जो कोलीग्स हैं मेरे, ख़ास तौर पे जो स्टाफे हैं, जो LHVs हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, या जो वेस्ट हैंडलिंग जो स्टाफ है हॉस्पिटल का, जो वेस्ट है उसको कलेक्ट करता है, या हम लोग भी, हमारा अगर कोई अजीज़ या रिलेटिव हॉस्पिटल में दाखिल है उसकी ट्रीटमेंट के दौरान और उसके पास रहते हुए उसकी देखभाल करते हुए हमारे अगर हाथ के ऊपर सुई चुभ जाती है या लग जाती है इस्तेमाल शुदा सरिंज उस मरीज़ की, तो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर है जो कि फ़ौरी तौर पे हमें लेना होती है। तो आज की वीडियो में ये मैं चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा और ये बताऊँगा कि कौन कौन से इन्फेक्शन इस वजह से होते हैं और हमने उसको बचाना कैसे है। तो उस जो मेरा जो कोलीग था, जो मेरे अस्पताल का एम्प्लॉय था, उसकी परेशानी को देखते हुए मैंने ये समझा कि क्यों ना ये मैसेज मैं आम लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपको या आपके किसी जानने वाले को इर्द गिर्द आपके किसी को ये प्रॉब्लम बनती है तो आपको पता हो कि इब्तदाई तौर पे आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले याद रखें कि अगर आपको किसी भी शख्स की इस्तेमाल शुदा जो सरिंज है वो गलती से अचानक लग जाती है या चुभ जाती है या आपको प्रिक हो जाता है, वहाँ से आपके खून निकल आया है, तो फौरी तौर पे जो हमारा रिएक्शन है, हम करते क्या है कि हम उंगली को फौरी तौर पे मुंह में डाल लेते हैं, उस खून को चूसना शुरू कर देते हैं या वो जो ब्लड है उसको दबा के ज़ाया करना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे गलत अमल है। कभी भी वो जो उंगली आपको सुई प्रिक होती है उसको आपने ना तो दबाना है, ना उसको ऐसे पकड़ के रखना है ताकि वो, हमारे जहन में होता है कि खून के पहले 2 कतरे ज़ाया कर देंगे तो हमें जो जरासीम वो अंदर नहीं जाएगा, और ना ही उसको मुंह में डालना है। उसका सबसे जो सही तरीका है वो यह है कि उस जगह को आपने फौरी तौर पर पायोडीन या आपके पास अगर जो है वो सिपरेट मौजूद है उसके साथ उसको साफ़ करना है, क्योंकि अगर आप उसको दबाएंगे तो एक कैपिलरी एक्शन के थ्रू उसके अंदर सक्शन पैदा होगी, या सादा लफ्ज़ों में ये है कि जब आप उसको दबाएंगे तो वो थोड़ा पहला कतरा तो निकलेगा, लेकिन अगर जरासीम बिल्कुल किनारे पे मौजूद है तो जैसे ही आप दबा के छोड़ेंगे तो वो अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, जिस्म के अंदर चला जाएगा। मतलब कि अगर बीमारी नहीं भी होनी तो आप उसका शिकार हो जाएंगे। तो पहली चीज़ तो आपने ये नहीं कभी करना। दूसरी चीज़, आपने हमेशा जब भी आपके ऐसे आपके प्रिक हो जाता है तो अगर तो जो इस्तेमाल शुदा सरिंज है आपको इस शख्स का पता है कि जिसने ये सरिंज इस्तेमाल की है उसको पहले कौन सी बीमारी है, या उस शख्स को आप जानते हैं, तो कम से कम उसका जो स्टेटस है बीमारी का, उसको आया कि कोई हेपेटाइटिस B है, C है, HIV या एड्स है, तो आपने उस मुतासरा जो मरीज़ है वो, अगर आपको उसका बीमारी का स्टेटस नहीं भी पता और आपको अगर सिर्फ यही पता है कि वो मरीज़ कौन सा है जिसकी ये सरिंज है, तो उसको जो है आपने अपने रिकॉर्ड में रखना है मरीज़ के, ताकि आप उस मरीज़ का जो है वो ब्लड का टेस्ट करवा सकें कि कहीं जिस शख्स की सरिंज आपको लगी है उसको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि उसके खून से आपको मुंतकिल हो सकती है। तीसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि सरिंज लगने से किसी मुताशर शख्स की हर बीमारी उसकी आपको नहीं लगती, सिर्फ वो बीमारियां जो कि खून से मुंतकिल होती हैं एक शख्स से दूसरे शख्स में, वो सिर्फ आपको लगती हैं। और उन बीमारियों में कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहली बीमारी जो कि सरिंज के ऐसे लगने से हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है हेपेटाइटिस B या C। तीसरे नंबर पे जो बीमारी जो हमें लग सकती है वो है HIV या एड्स। तो ये 3 बीमारियां अमूमी तौर पे जब किसी मुताशर शख्स की इस्तेमाल शुदा सरिंज हमें लगती है तो ये हमें मुंतकिल हो सकती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने फौरी तौर पे करना क्या है जब आपको ये सरिंज इस तरह लग जाए। अगर तो आपको उस शख्स का स्टेटस नहीं मालूम कि जिस शख्स की आपको सरिंज इस्तेमाल शुदा लगी है उसका स्टेटस क्या है, तो पहले उसके टेस्ट करवाएं ताकि आपको मालूम हो सके कि उस शख्स को कौन सी बीमारी है और उसके मुताबिक फिर आप अपना जो है वो इलाज कर सकें। दूसरे नंबर पर, अगर आपको मालूम नहीं है
उस शख्स का स्टेटस क्या है, या वो शख्स जो है जिसकी प्रिक हुई आपको नहीं पता कि वो कौन से शख्स का, तो फिर आपने 3 स्टेप जो है वो लेने हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने अपना जो ज़ख़म है उसको साफ़ कर लेना है सिपरेट के साथ या पायोडीन के साथ। दूसरे नंबर पर 4 से 6 हफ्ते बाद आपने अपने हेपेटाइटिस बी, सी या HIV के टेस्ट करवाने हैं। और अगर 6 हफ्ते बाद आपके वो टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं, यानी कि ठीक आ जाते हैं, तो इसके ऊपर भी आपने नहीं रुकना। आपने 6 माह के बाद दोबारा अपने हेपेटाइटिस बी, सी और HIV यानी कि एड्स के टेस्ट 6 माह के बाद दोबारा करवाने हैं, क्योंकि हो सकता है कि 6 हफ्ते के अंदर अभी जो बीमारी है उसके जरासीम सामने ना आए हों, और जो अभी आपकी जो बीमारी है वो विंडो पीरियड में हो, यानी कि वो अरसा, वो दौरानिया जिसके दौरान जरासीम तो आपके जिस्म में मौजूद होते हैं लेकिन उनकी जो बीमारी की अलामात है वो खुल के सामने नहीं आई होती। तो आप 6 महीने के बाद जाके टेस्ट कराएंगे, ताकि अगर कोई जरासीम आपके जिस्म में मौजूद है तो वो 6 माह के बाद आपको वाज़े तौर पे उसका पता लग जाएगा। अब आ जाते हैं कि आपका जरासीम आपको पता लग जाता है कि आपके जिस्म में मौजूद जरासीम कौन सा है, तो तरतीब से मैं तीनों की आपको जो है वो ट्रीटमेंट बताऊंगा। सबसे पहला जो है वो मोस्ट कॉमन हमारे जो इन्फेक्शन है वो है हेपेटाइटिस सी वायरस। तो हेपेटाइटिस सी अगर आपने टेस्ट करवाते हैं, आपको सुई लगी थी और आपको पता लगता है कि आपको हेपेटाइटिस सी का जरासीम आपके ब्लड में मौजूद है, तो उसके लिए इब्तदाई तौर पे पाकिस्तान में या दुनिया में किसी किस्म की कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो आपने करना ये है कि आपने अपना PCR करवाना है हेपेटाइटिस सी का अपने डॉक्टर के मशवरे से, ताकि अगर आपके जिस्म में जरासीम की मिकदार मौजूद है या जरासीम मौजूद है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और उसकी मेडिसिन का, टैबलेट्स का, गोलियों का कोर्स होता है वो आपको किया जाए। दूसरा, अगर आपको सुई लगी है और आप टेस्ट करवाने पे आपको पता लगा है 6 हफ्ते के बाद कि फौरी तौर पे आपके जो जिस्म में जो जरासीम आए हैं वो हेपेटाइटिस बी है, या आपको जिस शख्स से प्रिक हुआ है आपको पता था कि उसको हेपेटाइटिस बी था, तो आपने 72 घंटों के अंदर विद इन 72 आवर्स 2 काम करने हैं। एक तो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो आपने अपनी लगवानी है, उसकी पहली डोज लगेगी, उसकी फिर दूसरी डोज 1 माह के बाद और तीसरी डोज जो है वो 6 माह के बाद। और एक इंजेक्शन होता है जिसे बोलते हैं हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन। ये ज़रा थोड़ा सा कॉस्टली इंजेक्शन है, 6-7-8 हज़ार का आता है तकरीबन। आपने ये इंजेक्शन की डोज जो लगानी है और कोशिश करें कि इसको 72 घंटे के अंदर अंदर जो है वो लगवा लें। तो इसके बाद हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीनेशन का कोर्स है जो मैंने आपको बताए हैं वो आपने पूरे कर लेने हैं। तीसरा, अगर आपको सुई कहीं से लगती है और आपको पता लगता है कि जो मुताशिर शख्स जिसकी आपको सिरिंज लगी है वो HIV या एड्स का मरीज़ था, तो आपने फौरी तौर पर यही 72 घंटे के अंदर अंदर ही इसका जो 28 दिन का कोर्स होता है टैबलेट्स का, और वो अपने डॉक्टर के मशवरे से शुरू करना है, ताकि अगर खुदा न खास्ता आपके जिस्म में जरासीम गए भी हैं तो वो बीमारी जो है वो उसी जगह पर रुक जाए, मज़ीद आगे ना बढ़े। तो इस तरह अगर खुदा न खास्ता आपको कभी भी सिरिंज लगती है तो ये जो मैंने आपको इब्तदाई जो मालूमात दी हैं इसके ऊपर आपने अमल करते हुए जो इब्तदाई जो है वो बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो प्रिकॉशन है, एहतियाती तदाबीर है वो लेनी है। और अगर खुदा न खास्ता आपको बीमारी आ जाती है उसमें, तो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ आपने उसका फौरी तौर पे जो है वो इलाज शुरू करना है, ताकि मुस्तकिल तौर पे ये जरासीम आपके जिस्म में ना रहें और ना ही आगे जाके आपको बीमारी फैलाएं। आप लोगों का शुक्रिया।